वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। नाउ दिस चैप्टर is one of the chapters which are completely based on the formulas और formats. So जैसे हम कैश फ्लो पढ़ेंगे आगे जाके, तब मैं वहां पे ये बात फिर से आपको बोलूंगा कि वो फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही रेशियोज का पूरा चैप्टर जो है वो 100% फॉर्मूले बेस्ड है। दैट मीन्स अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको ये चैप्टर बनने लगेगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो इसकी कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एंड डू नॉट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स फॉर दिस चैप्टर। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हो जाएंगे और उनका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, उनको यह चैप्टर बनने लगेगा। जिनको फॉर्मूले याद नहीं होंगे उनके लिए सिर्फ एक ही असाइनमेंट है, होमवर्क है, टिप है कि पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो रेशियोज को अगर हम शुरू करें तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका वेटेज क्या है। जो इस चैप्टर का वेटेज है, नॉर्मली हम अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर 4 मार्क्स का एक मैंडेटरी क्वेश्चन आना ही आना है। बट जो एक बात हम इग्नोर कर देते हैं वो है हमारे प्रैक्टिकल्स। जी हां, इस चैप्टर से 6 मार्क्स तक का आपसे आपके प्रैक्टिकल्स में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर इसका ओवरऑल वेटेज देखा जाए सो इट विल फेच यू अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको लाइटली नहीं लेना है। तो वेटेज की बात तो हो गई। 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, 4 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पेपर में और 6 मार्क्स तक का इसका प्रैक्टिकल का जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है उसमें इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर अदर बोर्ड्स इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है। चाहे आईसीएससी की बात कर लो, वहां पर भी आपको इस चैप्टर से मैंडेटरी क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। और अगर आप स्टेट बोर्ड्स के हैं तो आपको स्टेट बोर्ड्स के भी पेपर्स में ये चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करेंगे जो कि आपके सामने है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, I am again repeating, this chapter is completely formula based chapter. आपका एक ही टास्क है, पहले आपको फॉर्मूलों को समझना है, याद करना है और एप्लीकेशन समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस करने बैठोगे विदाउट नोइंग द फॉर्मूलाज, ये चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज। रेशियोज का एक्चुअली पर्पस क्या है? रेशियो इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। तो रेशियो एक टूल है जो दो एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए या उसकी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ मेजर रेशियोज की जरूरत पड़ती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें नहीं बताते। वो 4 हैं। लिक्विडिटी रेशियोज टू चेक द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, सॉल्वेंसी रेशियोज to check the financial strength of the company, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज के ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर रहा है इसके लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एज द नेम सजेस्ट टू चेक द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज जैसे कि नाम बता रहा है, लिक्विडिटी टेस्ट करते हैं। ये हमारी कंपनी की लिक्विडिटी एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। एक कहलाता है करंट रेशो और दूसरा कहलाता है लिक्विड रेशो। पहले मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज करंट रेशो, उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड रेशो की। फर्स्ट वन दैट इज करंट रेशो। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के कनेक्शन को, रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, टेस्ट करता है। सो द फॉर्मूला फॉर करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वन ऑफ द इजीएस्ट रेशियोज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। पहला ध्यान रहे कि ये जो रेशियो है इसको तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दो, ये फ्रैक्शन में निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल आपके करंट एसेट्स हैं 50,000 और करंट लायबिलिटीज है 10,000, तो हम लिखेंगे कि आर करंट रेशियो इज 5:1। इस तरीके से इसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब फॉर्मूले के हिसाब से
आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए और करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। ये कहां से मिलते हैं? तो हम अभी बैलेंस शीट्स पढ़ ही चुके हैं। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी, करंट एसेट्स को पिक करिए, करंट लायबिलिटीज को पिक करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको रेशो मिल जाएगा। अगर आपको बैलेंस शीट नहीं दिया जाएगा तो आपको जो आइटम्स है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। अगेन, अब अगर आपको करंट एसेट्स क्या होते हैं ये नहीं पता है और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं ये नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को पिक करिए, आपस में डिवाइड करिए, आपको रेशो मिल जाएगा। बट जो तीसरा पैटर्न है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं जिनको यूज करके हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकालना पड़ता है। वो क्या हो सकते हैं और वो कौन से इनडायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो इस रेशो में आपकी हेल्प करेंगे वो भी बता देता हूं। बेसिक जो फॉर्मूला है करंट रेशो का वो तो हमने देख ही लिया, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। पर यहां जो मैंने बाकी चीजें लिखी हैं ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको एंटायर चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इन्हें आप सब्सिडरी या सेकेंडरी फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। उन फॉर्मूलों को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारी चीजें नोट करते हुए चल रहे हैं। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, वीडियो आराम से देखिए। लिखना है पॉज कर लीजिए पर लिखते जाइए, लिखकर पढ़ेंगे तो ही फॉर्मूले आपको याद होंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेजर फॉर्मूला इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो हमें हमारे ऑपरेशंस के लिए फॉर आर डेली ऑपरेशंस, डेली एक्टिविटीज जो कैपिटल लगती है उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। फॉर्मूले वाइज इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, करंट एसेट्स दैट इज CA माइनस CL। CL स्टैंड्स फॉर करंट लायबिलिटीज। इसके बाद जो दो फॉर्मूले हैं देखने में तो बहुत आसान है पर बहुत सारे बच्चे इन्हें कभी यूज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि कैसे यूज करते हैं। वो है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला। याद करो पहले चैप्टर में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था और मैंने वहां पर आपको बोला था कि अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लिया तो आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। वही कनेक्शन यहां पे भी आपको दिखेगा। सो टोटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट होते हैं टू मेजर हेड्स का समेशन, वो है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। दिस वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन द बैलेंस शीट चैप्टर, इवन इन द कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, वहां पर भी हमने बैलेंस शीट्स को देखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम टोटल लायबिलिटीज निकालना चाहते हैं और अगर हम तीन चीजों को ऐड कर दें, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, इन तीन चीजों को ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है? टोटल लायबिलिटीज मिल जाता है। देखने में तो बहुत आसान दिखता है पर हम एक बहुत ही बेसिक चीज भूल जाते हैं व्हाइल यूजिंग दीज फॉर्मूले। वो ये है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं। ये बात तो हमें पता ही है क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल लायबिलिटीज क्यों नहीं हो सकते? ये जो कनेक्शन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा व्हाइल डूइंग द रेशो कैलकुलेशंस। इसलिए याद रखें जो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है वो टोटल लायबिलिटीज के लिए भी यूज हो सकता है और जो टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला है वो टोटल एसेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। इससे आपको बहुत सारे हिडन एलिमेंट्स निकालने में हेल्प मिलती है व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। इसके बाद द अनदर एलिमेंट इज टोटल डेट्स। टोटल डेट्स क्या होता है कि फर्म के ऊपर कितने डेट्स हैं, और यहां पे डेट्स का मतलब हम वो अमाउंट की बात करें जो बोरो करके लाया गया है, जो एक्सटर्नल सोर्सेस से लाया गया है। एक्सटर्नल सोर्सेस से या तो लॉन्ग टर्म फंड जाते हैं या तो शॉर्ट टर्म फंड जाते हैं और इसीलिए इसका फॉर्मूला है नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म फंड्स कितने इन्वेस्ट किए हैं उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बुलाया जाता है, जो कि दो अप्रोचेस से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक है लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट्स अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच सेज you have to do the summation of shareholder funds plus non current liabilities। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपने ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड को ऐड कर लिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मिल जाएगा। और अगर आपको एसेट्स अप्रोच से निकालना है तो आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटा देंगे तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है। तो ये वो कुछ सेकेंडरी फॉर्मूलेज हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिए होते हैं
बट हम उन्हें समझ नहीं पाते कि ये क्यों दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां पे किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि कैसे कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसलिए कोई वीडियो मत देखो, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ना मैं दे सकता हूं ना कोई और टीचर देगा। इसका एक ही तरीका है कि आप पहले फॉर्मूलेस को समझें, अच्छे से याद कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको खुद समझ में आने लगेगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ये एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है, और रेशो का चैप्टर उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आपको रातों रात नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं सो मेक श्योर कि आप इस करंट रेशो के कम से कम 20-25 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बना ले, ताकि आपको इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन समझ में आ जाए। नाउ द सेकंड वन इज क्विक रेशो और लिक्विड रेशो। ये क्या होता है, इस पर भी बात करते हैं। क्विक रेशो, इसको लिक्विड रेशो भी बोला जाता है और एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंपनी की बहुत ही शॉर्ट रन लिक्विडिटी को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। इवन आपकी डेली लिक्विडिटी टेस्ट करके बता देता है। इसीलिए ये रेशो करंट रेशो से थोड़ा अलग है। करंट रेशो हमारी 6 मंथ्स की या ईयर लॉन्ग की लिक्विडिटी बताता है, पर लिक्विड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो या क्विक रेशो जो होता है वो आपकी इंस्टेंट लिक्विडिटी को कैलकुलेट करके बता देता है। इसीलिए इसका डिनोमिनेटर तो करंट लायबिलिटीज ही है, बट न्यूमरेटर बदल गया है। न्यूमरेटर में आई हैव रिटन लिक्विड एसिड्स, जिन्हें आप क्विक एसिड्स भी बोलते हैं, पर करंट एसेट्स नहीं लिखा है। तो क्या है लिक्विड एसेट्स? करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए, जिसे आप इन्वेंट्री, स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बुलाते हैं, तो अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो आपको जो बचे हुए एसेट्स मिलेंगे वो करंट तो होंगे ही होंगे, पर टेक्निकली स्पीकिंग दे आर लिक्विड ऑल्सो। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस डिडक्शन? लिक्विड एसेट्स जो होते हैं ये वो एसेट्स होते हैं जो कि हाईली लिक्विड होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर इन दोनों को क्यों हटाया? ये करंट तो है पर लिक्विड क्यों नहीं है? अगर हम ध्यान से करंट एसेट्स के नेचर को समझें तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो ऑलरेडी कैश ही है। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स भी हैं, लिक्विड भी हैं। कैसे? क्योंकि डेटर्स को आप जब उनसे डिमांड करोगे दे हैव टू पे द मनी। बिल्स रिसीवेबल यू कैन गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक, और इवन यू कैन कॉल द पर्सन टू पे द मनी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जो जब तक कस्टमर नहीं खरीदेगा तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। तो स्टॉक या इन्वेंट्री डिपेंड्स ऑन द सेल्स, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। वी आर नॉट एश्योर्ड कि ये इन्वेंट्री कल कैश में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसका लॉजिक ये है कि ये अमाउंट जा चुका है, इसका रिटर्न बेनिफिट ही आना है, कैश में नहीं आना है। दैट इज वाई ये दोनों एसेट्स करंट तो है बट लिक्विड नहीं है। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाकी बचे हुए जितने भी करंट एसेट्स हैं वो लिक्विड होते हैं, बट ये दोनों नहीं होते। और ये जो टेक्निकल रीजन है ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाएगा, आपके एक्सटर्नल्स ये सारे सवाल आपसे कर सकते हैं। इसीलिए थ्योरी पे भी ध्यान दिया करें, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको आगे आपके प्रैक्टिकल्स में और आपके हायर स्टडीज में ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको लिक्विड एसेट्स निकाल लेने हैं, उनको डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटी से, आपका लिक्विड रेशो आ जाता है। लिक्विड एसेट्स में सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करना है। ये है हमारे करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, जिन्हें हम लिक्विडिटी रेशियोज के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड टाइप ऑफ रेशियोज की तरफ। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रेशियोज आर टर्म्ड एज सॉल्वेंसी रेशियोज, एंड इनको निकालने का पर्पस होता है कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करना। कंपनी कितनी फाइनेंशियली वाइबल है,
क्या वो अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को, डेट्स को पे बैक कर पाएगी, इंटरेस्ट को पे बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको टेस्ट करता है सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसको डिनोट करने के लिए और चेक करने के लिए हमारे पास चार टाइप के, चार मेजर सॉल्वेंसी रेशियोज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेंसी रेशियोज बहुत डायरेक्टली पूछे गए हैं। जब भी एग्जाम्स में आया तो देखा गया है कि डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और आप डायरेक्टली सॉल्वेंसी रेशियोज निकाल सकते हैं। ज्यादा ट्विस्ट आपको लिक्विडिटी रेशियोज में देखने को मिलता है, पर सॉल्वेंसी रेशियोज की अभी तक की हिस्ट्री यही रही है कि जब भी एग्जाम में आए हैं तो बहुत डायरेक्टली पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशो, नाम में ही फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशो, मतलब डेट अपॉन इक्विटी। व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय डेट? लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज। याद रहे, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से है, नॉन करेंट लायबिलिटीज से है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी का हेड नंबर 2 है डेट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी का हेड नंबर 1 है इक्विटी, जिसको हम टेक्निकली शेयर होल्डर फंड्स भी बोल रहे हैं या प्रोप्राइटर फंड्स या ओनर फंड्स भी बुलाते हैं। तो अगर आप डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको अपना डेट इक्विटी रेशो पता चल जाता है। क्वेश्चंस में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको पिक करना है कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स जो है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज का पार्ट है, कौन कौन से आइटम्स जो है वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है। दोनों को टोटल करके आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपको ये रेशो मिल जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अगेन आप देखिए, नाम में ही फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट। हेयर वी मीन टोटल एसेट्स, अगेन वी ऑल्सो नो फॉर्मूला कि टोटल एसेट्स का फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स की जगह टोटल लायबिलिटीज मिल जाए तो भी तो वो टोटल एसेट्स ही है, क्योंकि हमें पता है टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं। तो यहां पर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए टोटल लायबिलिटीज दे दिया जाए तो आप उसे टोटल एसेट्स में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे डेट से। डेट मतलब वही नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। प्रोप्राइटरी रेशो, रेशो नंबर 3। प्रोप्राइटरी रेशो टेस्ट करके बताता है कि हमारे कितने टोटल एसेट्स हैं जो इक्विटी के प्रपोर्शन में है। यह रेशो बताता है कि आपकी कंपनी के कितने एसेट्स प्रोप्राइटर फंड से बाय किए गए हैं। क्या रेशो है आपके एसेट्स का इक्विटी के साथ? इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी हेड नंबर 1, और टोटल एसेट्स जो हमने यहां पे टोटल एसेट्स बोले थे ये वही टोटल एसेट्स हैं। तो इस रेशियो से आपको पता चलता है आपके कितने टोटल एसेट्स इक्विटी के प्रपोर्शन में है। लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बताता है कि कितना प्रॉफिट हमारे पास है, क्या हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है कि वी आर एबल टू पे द इंटरेस्ट, हमारे प्रॉफिट्स पे इंटरेस्ट का बर्डन कितना है, वो ये रेशियो कैलकुलेट करके बताता है, इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला है पीबीआईटी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट इन टैक्स, यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड है, वही इंटरेस्ट आपको डिनोमिनेटर में यूज करना है डिवाइड करने के लिए। इससे आपको मिल जाता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये चार रेशोज मिलाकर कहलाते हैं सॉल्वेंसी रेशोज। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो पूरे रेशोज हैं ये बहुत डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, या डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, डेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी कहां से मिलती है, इक्विटी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, डेट का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। इसलिए आई एम कीप ऑन सेइंग दिस, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूलों को समझकर याद करो, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो अगर आपने समझ लिया तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। मूव करते हैं हम हमारे थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो सबसे पहला रेशियो है, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। Now the turnover ratios are calculated in times, इनको टाइम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर आपका आंसर 2:1 आ रहा है तो आप उसे करंट रेशियो की जगह 2:1 की तरह नहीं लिखेंगे, यू विल राइट 2 टाइम्स। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी टेस्ट होता है।
वो ये बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। जैसे कि अगर हम हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करें तो ये बताता है कि हमारा इन्वेंट्री का ऑपरेटिंग साइकिल कितना स्ट्रांग है, हम कितनी जल्दी हमारी इन्वेंट्री निकाल पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स में सीओजीएस के नाम से पढ़ा है, वही यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर आप चाहे तो वो जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं, दैट वाज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सब कुछ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, मैं यहां पर आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करें, लिखते जाइए, साथ ही साथ बुक्स में भी फॉर्मूला अवेलेबल है, पर अभी आप समझिए कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इन सारे रेशोज का। सो इसको डिवाइड करना है आपको एवरेज इन्वेंट्री से। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा, विच इज योर डिनोमिनेटर। सीओजीएस आपका न्यूमरेटर है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, या आप इस फॉर्मूले से या मैंने जो आपको दूसरा फॉर्मूला बताया उसको यूज करके इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम्स में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पता चल जाएगा। तो जितना ज्यादा ये रेशो हाई होगा उतना अच्छा है, इससे पता चलता है कि कंपनी उतनी जल्दी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को रोटेट कर पा रही है, अपनी इन्वेंट्री को मूव कर पा रही है। ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके जो क्वेश्चंस आपको ज्यादातर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो इन्वेंट्रीज निकालने के लिए होते हैं, मतलब ये रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसमें रिवर्स क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें आपको ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री हिडन होगी वो निकालने के लिए बोला जाएगा। मतलब आपको रेशियो दिया रहेगा और आपको रिवर्स ऑर्डर में इसे सॉल्व करना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स पूछता है और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये कुछ रेशियोज हैं जिन्हें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लिक्विडिटी रेशियोज दोनों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अभी तक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज मैं आपको बता चुका हूं। इन रेशियोज को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टर्नओवर रेशियोज में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बुलाया जाता है। ये बताता है कि हमारे क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या कनेक्शन है, कितना रेशो आ रहा है, इसे भी टाइम्स में निकाला जाएगा। और इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, जिसे हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है टोटल सेल्स में से अगर आप कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न्स को हटा देंगे तो आपको आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाएगा, दैट इज योर न्यूमरेटर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, so trade receivables क्या है? Trade receivables are summation of 2 elements, debtors and bills receivables। तो अगर आप debtors and bills receivables को ऐड कर दें, इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएगा। अगर क्वेश्चंस में बिल्स रिसीवेबल नहीं अवेलेबल है तो ये पूरा का पूरा रेशो हम डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग निकालकर यूज करके सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एवरेज कलेक्शन पीरियड एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में काफी पूछा गया है और काफी बार इसको कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज दिस? एज द नेम सजेस्ट, हम कितने दिनों में हमारे डेटर्स से कलेक्शन कर पाते हैं। तो ये डेज में भी निकाला जा सकता है और मंथ्स में भी निकाला जा सकता है। मंथ्स की अगर बात करें तो योर न्यूमरेटर विल बी 12 अपॉन द रेशियो, और अगर डेज में निकालने के लिए बोला जाए सो दैट विल बी द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, दैट इज 365 डेज अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द टोटल रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो भी मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर, और ये रेशियो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो में से है। इस रेशियो को भी अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और इस रेशियो में भी वही पैटर्न आता है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर आपसे पूछा जा सकता है रादर देन कैलकुलेटिंग द रेशियो इटसेल्फ। रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बाकी एलिमेंट्स दिए रहेंगे और आपको इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या क्लोजिंग
ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल के बताइए। तो इस रेशो की भी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और मेक श्योर कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज में यहां पर आपको बता रहा हूं उसके कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस साथ ही साथ आप सॉल्व करते जाएं। जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए तो मेक श्योर कि जो जो मैंने स्टार मार्क रेशियोज बताए हैं उनको आप कम से कम 30 क्वेश्चंस आप ईच रेशो के बना लें। Talking about the third turnover ratio, that is trade payables turnover ratio, एग्जैक्टली सेम ग्राउंड्स पे बेस्ड है जो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में एप्लीकेबल है। वहां हम नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं तो यहां हम नेट क्रेडिट परचेजेस लेते हैं। वहां एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स था, यहां पे एवरेज ट्रेड पेबल्स है। वहां पे एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है तो यहां पर एवरेज पेमेंट पीरियड होता है। बाकी सब कुछ सेम है। यू ऑल नो व्हाट इज नेट क्रेडिट परचेजेस, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला है टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, तो सिंपल है, नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स एंड माइनस कैश परचेजेस। एवरेज ट्रेड पेबल्स, that will be opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. What we mean by trade payables, ये भी हमें पता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के समेशन को हम कंपनीज की लैंग्वेज में ट्रेड पेबल्स बुलाते हैं। कई बार बिल्स पेबल अगर नहीं दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के बेसिस पे ये रेशो निकाला जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। लास्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। उन पे मैंने स्टार मार्क नहीं किया है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट इनको भी सॉल्व आपको करना ही करना है। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स। याद रहे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टेक्निकल नाम है नेट सेल्स का। आप सभी को पता है नेट सेल्स क्या है। नेट सेल्स है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। सो जितने भी जगह पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखता है, RFO दिखता है, मतलब वहां पर आपको नेट सेल्स यूज करना है। डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये चार रेशोज कंबाइंडली कहलाते हैं एक्टिविटी रेशोज या फिर टर्नओवर रेशोज। और याद रहे, इन चारों रेशोज को हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं और इन चार में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। बात करते हैं अब हमारी लास्ट कैटेगरी की, जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। स्टार्टिंग विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और ये वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका सक्सेस का पैरामीटर, उनकी सक्सेस को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को चेक कर लिया जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज चार मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है: ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। फिफ्थ वन इज ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये पांच टोटल रेशोज मिलाकर कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग रेशो को साइड में रख के जो चार हैं वो प्रॉफिट्स के, अलग अलग प्रॉफिट्स के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं विद द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये बताता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है। जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां पे 100 आ गया है, इसका मतलब यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को परसेंटेजेस में दिखाया जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है आपको, जहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, आप ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए घबराए नहीं। वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं जो 11th में आपने पढ़ी हैं। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने 11th में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, P&L अकाउंट बनाया है, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड द बैलेंस शीट्स। इससे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सेकंड है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग रेशो इंडिकेट करता है कि हमारे
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर हमारी कॉस्ट का, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का कितना परसेंटेज आ रहा है। ये रेशो लो होना चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ऐसा दिखेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल प्रोडक्शन, टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिनको हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलकर ऐड किया हुआ है सीओजीएस में। उसी कैटेगरी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचते हैं, जो आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस के नाम से, सेल्स एक्सपेंसेस के नाम से मिल सकते हैं, उन्हें अगर हम सीओजीएस में ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वो एक्चुअल कॉस्ट होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने तक लगती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसको डिवाइड कर दिया जाता है आरएफओ से, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें ये रेशो मिलेगा। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट से ही निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस को हटा दीजिए, सिर्फ सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस की यहां पे बातें नहीं हो रही हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस अलग चीजें हैं, वो नेट प्रॉफिट के लिए काम में आती हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट को शोरूम से बेचने के लिए किए जा रहे हैं, सेल्स के लिए किए जा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए किए जा रहे हैं, उन्हें इनडायरेक्ट बोला जाता है। जबकि के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस पूरे प्रोसेस से हटकर जो हमारे खर्चे हो जाते हैं, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बुलाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमें हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी मिल जाएगा। तो ये तीन रेशोज हैं जो तीन प्रॉफिटेबिलिटीज को इंडिकेट करते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे नेट प्रॉफिट रेशो की और आरओआई की। चलिए देखते हैं। रेशो नंबर 4 इज नेट प्रॉफिट रेशो। जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाला गया, वैसे ही नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड अदर इनकम्स को प्लस कर दिया जाए तो मिल जाएगा। या फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस कर दो, तो भी आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाइड बाय 100, you'll get this ratio. लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। सो इस रेशो को हम कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। याद रहे बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब है वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से इन तीनों चीजों का डिडक्शन नहीं हुआ हो। अब एग्जाम में और बुक्स में आपको डिविडेंड्स तो बहुत रेयरली मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। कई बार आपको टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट मिल जाएगा तो आपको टैक्स को वापस ऐड करना है। इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट मिला है तो इंटरेस्ट को वापस ऐड करना है। कहने का मतलब यह है, बिफोर का मतलब है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट चाहिए। तो अगर ये दोनों माइनस हो चुके हैं तो वापस ऐड करना होगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। दो अप्रोच है, लाइबिलिटी और एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच क्या थी? शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एसेट अप्रोच था टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। दोनों में से जो भी सिचुएशन के हिसाब से आपको एलिमेंट्स दिए रहेंगे, आप उससे कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को भी इंपॉर्टेंस वाइज आपको बताऊं तो ये दोनों रेशियो ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है कंप्लीट रेशो का चैप्टर। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं और फॉर्मूलों का लॉजिक समझाया है। नाउ योर असाइनमेंट इज टू सॉल्व दीज रेशोज विथ ऑल द क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लर्न करोगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़कर छोड़ दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस करने चले जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है। जो प्रोसेस है
प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है पहले आपको फॉर्मूले समझने हैं, लर्न करने हैं, और उसके बाद हर एक रेशो का धीरे धीरे करके 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि मैं आपको हर क्लास में ये बोलता हूं कि मैं आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के जाऊंगा। आज का भी मेरा यही प्रॉमिस है जिसे मैं फुलफिल कर रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पर याद रहे, जिन्हें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो तो करने ही करने हैं। जिनको मैंने यहां पे नहीं बताया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है। हो सकता है कि जो टॉपिक्स 10 में से 8 बार पूछे गए हो, पर वो जो 2 बचे हुए टाइम्स हैं उनमें से वो टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं जो हम इंपॉर्टेंट मान के नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं कई बार। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे बताए जाते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना तो सब कुछ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से आप सिर्फ वो पढ़ लोगे, तो वो आपको 80 मार्क्स में से 40 दिलवा देगा, 50 दिलवा देगा। 80 में से 80 चाहिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका कॉल है कि आप 100 आउट ऑफ 100 चाहते हैं, 80 आउट ऑफ 80 चाहते हैं, या आप सिर्फ पास होने में खुश हैं। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ध्यान दीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए। और अगर आप पास होने के अलावा कुछ और एम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आए, आप अपने अपने स्कूल्स में टॉप करें, अपने अपने शहरों में टॉप करें, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये है वो स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो थ्योरी क्वेश्चंस वैसे ही पढ़ना है जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर से भी थ्योरी के फुल लेंथ क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं आज तक। जब भी आए हैं या तो 1 मार्क्स में आएगा या फिर वो एमसीक्यू पैटर्न पे पूछते हैं। लिक्विडिटी रेशोज दोनों ही, चाहे वो करेंट हो चाहे वो लिक्विड रेशो हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों रेशो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इन दोनों रेशो को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लो उतनी अच्छी बात है। सॉल्वेंसी रेशोज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट अगर इसमें से मुझे पिक करना पड़े तो मैं डेट इक्विटी रेशो को पिक करूंगा और मैं प्रोप्राइटरी रेशो को पिक करूंगा। डेट इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो ये सॉल्वेंसी रेशो के हॉट टॉपिक्स के अंदर काउंट हो सकते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज में काउंट हो सकते हैं। एक्टिविटी रेशोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बोथ ऑफ देम, दैट इज आईटीआर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो एंड डेटर्स टर्नओवर रेशो। इन दोनों रेशोज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज 3 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड आरओआई। इन 3 रेशोज को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और जितने भी इंपॉर्टेंट रेशोज मैंने आपको बताया उनके कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस बनाने हैं। लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स कई बार बोर्ड एग्जाम्स में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मल्टीपल रेशियोज निकालने होते हैं, जिसे हम मिसलेनियस रेशियो बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपकी बुक्स में जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस हैं जहां पर आपको मल्टीपल रेशियोज निकालने के लिए, एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल रेशियोज निकालने के लिए पूछा जा रहा है, उस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा बनाएं। रादर आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें। मेरा सजेशन ये होगा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस जितना ज्यादा बना सकते हो उतना ज्यादा बना लो। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और आपका थियोरेटिकल एग्जाम जो होने वाला है, दोनों में आप रेशोज के चैप्टर में नंबर नहीं गंवाने वाले हैं। यह है कंप्लीट स्टोरी ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। मिलते हैं अब हम दूसरी क्लास में जहां पर हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो चैप्टर भी, और इस पूरी बुक का सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला वो चैप्टर है। सो उस क्लास को ध्यान से देखिए। और अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने देखी हैं, मेक श्योर आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं और आप उनके सारे सवाल भी बनाते जाएं जो मैं आपको यहां पे बताता हूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे।